कांग्रेस के ऊपर इस बार चुनाव में सबकी निगाहें इसलिए लगी हुई हैं, इसलिए नहीं कि कितनी सीटें वो लेकर आएगी, बल्कि इसलिए कि कई सारे स्लोगन कांग्रेस की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। उनकी नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरी हुई हैं दमखम के साथ, लेकिन वो दमखम कितना साकार हो पाएगा और सीटों में कितना तब्दील होगा। हमारे साथ अजय जी हैं। अजय जी, सीधा पहला सवाल तो यही। जी धन्यवाद। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आखिर लड़का कहां है। देखिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं ये नारा और खासकर प्रतिज्ञा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो लिया, सभी लोग महिलाओं को समान दर्जा की बात करते हैं, लेकिन जब भागीदारी देनी होती है, उनको स्थान देना होता है, उनको मौका देना होता है, तो शायद दलों में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह महिला सुरक्षा को लेकर सवाल है, रोज उत्तर प्रदेश की घटनाओं ने पूरे देश को शर्मसार किया है। चाहे हाथरस की घटना ले सकते हैं, उन्नाव की घटना ले सकती हैं, शाहजहांपुर की घटना ले सकती हैं। किस तरह बेटियों के साथ पहले बलात्कार होता है, उनकी हत्या की जाती है, और पूरे देश ने देखा है। और अभी भी उत्तर प्रदेश महिलाओं के सुरक्षा के सवाल पर घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार। और पूरे देश में अगर आप आंकड़ों को देखेंगी तो महिला हिंसा, महिलाओं के साथ शोषण और महिलाओं के ऊपर घटनाओं में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। और मैं समझता हूं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा और खासकर 40% टिकटों में भागीदारी देने का जो प्रतिज्ञा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ली है, वह उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की तरफ और एक युग परिवर्तन की तरफ है। और मेरी तो सारे दलों से गुजारिश है कि वो लड़कियों को हिस्सेदारी दें, उन्हें विधान बनाने के लिए, उन्हें अपने पैर पर खड़े होकर संघर्ष करने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उन्हें मौका दें। अजय जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, आपकी पार्टी बढ़ा रही है आगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लड़कियों को बढ़ाने की, तो राजस्थान की लड़कियां पूछती हैं कि हम क्यों पीछे रह गए हैं, हमें क्यों आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। छत्तीसगढ़ की लड़कियां पूछती हैं कि वहां पर तो आपकी सरकार है, तो फिर वहां पर लड़की क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की लड़कियों पर ही निगाहें क्यों लगी है आपकी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसके लिए मैं आभारी हूं आपका। चुनाव किस स्टेट में है, घोषणा पत्र कहां बन रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रतिज्ञा ली रही हैं। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अगर कहा किसानों का कर्जा माफ, तो माफ किया। उसने कहा 2500 रुपये में धान खरीदेंगे, तो 2500 रुपये में धान खरीद रहा है। उन्होंने कहा बेरोजगारी दूर करेंगे, तो उन्होंने बेरोजगारी दूर करने में अपना पूरा अर्पित किया अपने आप को। और बेरोजगारी में पूरी तरह जो छत्तीसगढ़ है उसका स्थान सबसे निचले स्थान पर है। तो मैं समझता हूं अजय जी, कि मैं अपनी पूरी बात कर लूं, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, प्रतिज्ञा यहां ली गई है, घोषणा पत्र यहां बना है और राजस्थान सरकार ने जो घोषणा पत्र बनाई थी उसको पूरा कर रही है। तो अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में हमने ये नारा दिया है और उत्तर प्रदेश में हम पहली प्रतिज्ञा तो ले रहे हैं, कर रहे हैं। चुनाव में हम 40% टिकटों में भागीदारी देने जा रहे हैं और आप देखेंगे जो लिस्ट आएगा उसमें 40% लड़कियों को स्थान मिलेगा, महिलाओं को स्थान मिलेगा टिकटों में। तो ये शुरुआत तो हमने की है, हमने तो युग परिवर्तन की तरफ इस देश को ले जाने का, इस प्रदेश को ले जाने का प्रयास किया है। जो लोग अन्य दलों के हैं, सवाल तो उनसे होना चाहिए आपका। अन्य दलों से भी सवाल हो रहे हैं, लगातार सवाल हो रहे हैं और अन्य दलों से सवाल वो लड़कियां भी पूछ रही हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। आपने डेटा की बात कही और आपने उत्तर प्रदेश में लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका डेटा अभी निकाल कर दिखाया। तो ये डेटा तो राजस्थान से भी आता है, जहां पर हर आए दिन एक रेप की घटना हो रही है, हर आए दिन लड़कियों के ऊपर प्रताड़ना की घटनाएं हो रही हैं। वहां पर स्थिति ऐसी हो जाती है अगर कि लड़की पुलिस स्टेशन में जा रही है और वहां उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो रही, क्योंकि दरोगा भी एक तरीके से उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा। ये तमाम आंकड़ों को क्या उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पूछेगी जब आप यहां पर जाकर ये नारा देंगे? देखिए, जो राजस्थान की बात आप कर रही हैं, मैं समझता हूं ये झूठे आंकड़े हैं आपके, और उत्तर प्रदेश के सही उत्तर प्रदेश के आंकड़े तो जग जाहिर हैं। और हम सवाल उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, लल्लू जी कानून व्यवस्था की बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए। किसने नहीं देखा हाथरस में जिस तरह बेटी के साथ अन्याय हुआ? पहले बलात्कार होता है, परिवार के लोग जब मांग करते हैं न्याय की तो परिवार के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है
और जब इलाज के अभाव में लड़की दम तोड़ देती है, बिना परिवार से इजाजत लिए जबरन रात को लाश को वो कर दाह संस्कार कर दिया जाता है। क्या हो रहा है ये उत्तर प्रदेश में? उन्नाव की बेटी जब न्याय की बात करती है, उसके परिवार को किस तरह उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके परिवार के लोगों का, और दर दर की ठोकर खाती है। आज क्या हालत है? सरकार संरक्षण दे रही होती है, कौन उसका जवाब देगा? शाहजहांपुर की बेटी के साथ जिसका नाम आया, पूरे मुकदमे को लिपापोती करके उस लड़की को न्याय नहीं दिया गया। कौन है उसका जिम्मेदार? तो जिम्मेदारी तो इस सरकार को लेनी पड़ेगी। और जहां तक अगर आप देखेंगी, ये उत्तर प्रदेश में 1350 से अधिक पुलिस कस्टडी में मौत हुई है मात्र 1.5 साल में। 1350 से अधिक। कौन है उसका जिम्मेदार? पिछले दिनों गोरखपुर में हुई, आपने देखा होगा, याद होगा आपको। उसके पहले अभी आगरा में हुआ है अरुण वाल्मीकि की निर्मम हत्या, उसके परिवार के लोगों को किस तरह प्रताड़ित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। जंगल राज उत्तर प्रदेश में है, तो सवाल तो उत्तर प्रदेश की सरकार से होने चाहिए। क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पर आप अपनी पार्टी का पक्ष इसी तरह से रखेंगे, ये उम्मीद भी थी, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड कुछ हद तक लग रहा है कि राजस्थान में अगर सवाल लड़कियां करती हैं तो उसका जवाब इस तरह से आए। बहरहाल मैं अगला सवाल आपसे पूछती हूँ। आपने टिकटों की बात कही कि 40% टिकटें महिलाओं को दी जाएंगी। यहाँ पर तो आंकड़े ये दिखा रहे हैं, और जिस तरह आप ही की पार्टी की तरफ से बाहर जो खबरें निकल कर आती हैं कि 40% टिकटें किन महिलाओं को देंगे। महिलाएं तो आ ही नहीं रही, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि जो हारती हुई पार्टी है, जिसका वजूद दिख नहीं रहा है प्रदेश में, टिकटें मांगने के लिए कोई सामने आ नहीं रहा, तो वो टिकटें कहाँ और किनको देंगे आप? मैं तो बड़ा स्तंभ हूं आपके सवाल को सुनकर। 9000 आवेदन आए हैं, और आपको जानकारी के लिए बता दूं, उसमें 6000 से अधिक महिलाओं का है। ये आपको किसने आंकड़े दे दिए? और जो सवाल आप कर रही हैं, हारना जीतना तो हम जनता के बीच में है, जनता से जनादेश लेंगे। कोई टीवी चैनल कैसे तय कर सकता है हार रहे हैं कि जीत रहे हैं? ये तो तय जनता को करना है, और जनता को जनादेश देना है। और लोकतंत्र में जनता मालिक है। अब दुबई में बैठकर कोई सर्वे रिपोर्ट दे दे तो ये तो हद है भाई। आप जनता के बीच में जाइए ना। लल्लू जी, उत्तर प्रदेश में विपक्ष कौन है? सवाल सुन लीजिए। सरकार के बुनियादी सवालों को लेकर सड़क पर संघर्ष कांग्रेस कर रहा है। सदन में कांग्रेस लड़ रही है, लाठी कांग्रेस खा रही है, किसान के मुद्दे पर कांग्रेस लड़ रही है, नौजवान की आवाज कांग्रेस है, महिला सुरक्षा की आवाज कांग्रेस है, महंगाई के खिलाफ आवाज कांग्रेस है। तो विपक्ष कांग्रेस है, लाठी कांग्रेस का कार्यकर्ता खा जा रहा है। 3 दिन से लेकर 3 महीने तक कांग्रेस का कार्यकर्ता जेल में रहा। 4 दिन 4 बार लगातार प्रियंका गांधी जी को जेल में रखा गया। मुझे तो सरकार सरकारी मेहमान समझती है। 1.5 साल में 168 मुकदमे और 100 बार से अधिक जेल। तो अगर संघर्ष कांग्रेस कर रही है, तो जनता के दिलों पर राज भी कांग्रेस कर रही है, और 2022 में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, 2022 में सरकार आपकी बन रही है, जब 6 आपने जो अभी आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, और कोई टीवी चैनल तो जाहिर तौर पर ये तय नहीं करेगा कौन जीत रहा है कौन हारा है, लेकिन जनता के बीच जाकर, और जनता ने जिस तरह से वोटिंग पैटर्न पिछले चुनाव में दिखाया, हम उसी की बात कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी 6.3% वोटों पर आकर सिमट जाती है, अगर आपकी पार्टी अमेठी, जो कि आपका गढ़ रहा इतने समय से, वहां पर 4 की 4 सीटें हार जाती है, आपके राहुल गांधी वहां पर कुछ नहीं कर पाते हैं, रायबरेली में विकास के नारे आपने इतने दिए, और अभी भी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो रायबरेली अमेठी सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका दिखाई देता है। अपनी आंखों देखी मैं बात कर रही हूं, जाकर के वहां पर देखा है। तो फिर आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं कि 2022 में चुनाव किस तरह से जीतेंगे आप? मैं बड़ा आपकी सवाल को सुन के थोड़ी हंसी भी आ रही है, और थोड़ा मैं चिंतित भी हूं। अगर आपने सर्वे किया है तो फिर बड़ा सर्वे नहीं है, ये जनता की अगर आपने देखा है तो IIM अमेठी में, मेडिकल कॉलेज अमेठी में, इंडस्ट्रीज अमेठी में, रायबरेली में, सारे हब अमेठी रायबरेली में, पता नहीं आप कहां से देख के आई हैं। सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए फिर हारे कि उत्तर प्रदेश में उद्योग और लघु उद्योग क्यों? लल्लू जी, फिर हारते क्यों है वहां पर? मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध है, आप बड़ी बहन है, मेरी भी बात सुन लें। आप सवाल ये मेरा आपसे है, आप जरा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग और उद्योग पूरी तरह समाप्ति के कगार पर है। मुरादाबाद ब्रास इंडस्ट्रीज,
20,000 करोड़ का कारोबार होता था, आज 3 से 4,000 पर आ गया। सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। आगरे का चमड़ा उद्योग, कानपुर का चमड़ा उद्योग चला गया बंगाल, सवाल तो इनसे पूछना चाहिए। आपको भदोई का कारपेट का उद्योग था, वो पूरी तरह समाप्त हो गया, सवाल तो इनसे पूछना चाहिए। बुनकरी सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के बुनियादी चीजों को लेकर आगे बढ़ाने वाला था, करोड़ों लोग उससे जुड़े थे, उनके रोजगार मर गए, सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। चिकन के नाम पर लखनऊ मशहूर था, समाप्त हो गया। सिल्क की साड़ी के उद्योग में बनारस मशहूर था, सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। चीनी मिल उद्योग पिछली सरकारों ने, सपा बसपा और भाजपा ने बेचा, सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। आपको फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग समाप्त हो गया, सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। बरेली का जार खत्म हो गया, सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जो सहारनपुर का लकड़ी उद्योग खत्म हो गया, अलीगढ़ का ताला चाबी खत्म हो गया, सवाल तो उनसे पूछना चाहिए था। लेकिन आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं जिसकी 30 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, और हम वादा करते हैं अगर सरकार में आए तो इन उद्योगों को, लघु उद्योगों को पुनः उसी मुकाम पर पहुंचाएंगे जो कांग्रेस की सरकार में थी। नहीं, ये बताइए लल्लू जी, आपको मेरे सवाल पे हंसी आई, लेकिन मुझे आपके जवाब पे थोड़ी सी इसलिए हंसी आ रही है कि अमेठी रायबरेली की हमने बात की क्योंकि वहां से आपके सांसद थे। दूसरी बात, आपने उन मुद्दों को हटाकर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की। अगर केंद्र में सरकार आपकी थी इतने समय तक, अब अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है और राज्य के विकास में वो डबल इंजन की बात कर रहे हैं, दोनों तरीके से काम चल रहा है और ऐसे दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, जब आपकी केंद्र में सरकार थी तो रायबरेली अमेठी, जिसका मैं फिर से मुद्दा उठा रही हूं, वहां पर क्यों कुछ नहीं हो पाया और क्यों जनता ने आपको ठुकराया वहां पर? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता कभी आपको जिताती भी है, कभी आपको हराती भी है, और जनता का फैसला शिरोमान्य होता है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में 32 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है और यहां प्रदेश की हुकूमत चलती है। सेंट्रल से अगर खाद्य सुरक्षा बिल आया तो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, पिछली सरकार में 2012-17 तक। सहारा इंडिया का पैसा लोगों का फंसा है, पर्ल का पैसा लोगों का फंसा है, करोड़ों लोगों का पैसा। सहारा इंडिया में आरडी और एफडी का पैसा, जो छोटे छोटे दुकानदार थे, बनिहारी करने वाली महिलाएं थी, गरीब थे, ठेला थे, खुमचा वाले थे, एक एक छोटे छोटे दुकानदार थे जो 10 रुपया 20 रुपया आरडी और एफडी के नाम पर जमा किए थे, ऐसे ही पर्ल में भी जमा किए थे। 2 चीजों पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और सेबी ने, हाउसिंग और फाइनेंसिंग पर, लेकिन आरडी एफडी पर तो रोक लगाई नहीं। उसके पैसे की जिम्मेदारी दिलवाने की तो स्टेट गवर्नमेंट की थी, 2012-17 तक, 2017 से 22 तक नहीं दिलवाया। आज तक सहारा इंडिया का परिवार उस पैसे को नहीं दे रहा है। लोग रोज ब्रांचों पर जा रहे हैं, उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, उनके परिवार के लोग उन्नति और विकास की तरफ नहीं जा रहे। पर्ल को तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि 6 महीने के अंदर पैसा दो, 6 महीने हो, 6 साल हो गए, अब तक पर्ल का पैसा नहीं है। अरबों रुपए की संपत्ति है, क्यों नहीं उसको सीज करके जनता का पैसा दे रही है? तो सवाल तो ये बनता है, सवाल बनता है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसमें आरक्षण के डाके हुए, आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर दिया इस सरकार ने। नौजवान जब सड़कों पर था, लाठी खाया, जेल गया, उसके बाद भी ये गूंगी बरी सरकार नहीं सुनी। अब चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण में घोटाला हो गया, 6,000 हम आपको सीट दे रहे हैं। 6,000 अगर आज मान रहे हैं तो आपने बेसिक शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल तो ये उठता है, कैसे आरक्षण का डाका डाला गया? निश्चित तौर से जो शिक्षक भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, अभी टेट की परीक्षा के पेपर आउट हुए, बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया, सवाल तो ये बनता है। बिल्कुल लल्लू जी, आप ये सारे मुद्दे जनसभा में आप उठा सकते हैं और वहां पर जनता आपके साथ भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लल्लू जी, 2 सवाल मेरे हैं। पहला कि राहुल गांधी का रोल इस चुनाव में प्रदेश में क्या होने वाला है? पूरी तरह क्या सिर्फ प्रियंका गांधी, जिनके आप इतने करीबी भी माने जाते हैं, वही राज्य में पूरी कमान संभालेंगी या राहुल गांधी भी यहाँ का नजारा करेंगे? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता हैं और निश्चित तौर से पूरे देश की जिम्मेदारी उनके पास है। वो यहाँ भी आए थे और पिछले समय अमेठी में उनका रोड शो, प्रदर्शन वगैरह भी हुआ था, आपने देखा था, महंगाई के मुद्दे पर। आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारी प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, और उनके देखरेख में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और पूरे देश के नेता उत्तर प्रदेश में आएंगे
उत्तर प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे, उनके बीच में जाएंगे और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सभी लोगों का सहयोग होगा। अच्छा, ये सवाल करें जी। एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ और उसके बाद मैं मंच खोलूंगी सबके सवालों के लिए। एक सवाल सिर्फ ये है कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं इस चुनाव में, क्यों कोई भी पार्टी कांग्रेस का हाथ इस बार गठबंधन के लिए नहीं थामना चाहती, या आप किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं? क्या पिछला एक्सपीरियंस इतना खराब रहा जो समाजवादी पार्टी के साथ आप रहे, जनता ने ठुकराया? देखिए, कांग्रेस पार्टी समझौता कर रही है गांव से, गरीब से, खेत से, खलिहान से, नौजवान से, किसान से, मजदूरों से, आम लोगों से। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने जा रही है। हम संघर्षों के दम पर, संवादों के दम पर, लोगों के बीच में जाकर लोगों से जनादेश मांग रहे हैं और हमें भरोसा है, संघर्ष हमने किया है। विपक्ष अगर कांग्रेस है तो वोट भी जनता कांग्रेस को देगी। वोट जनता देगी। सवाल कुछ यहाँ से आना चाहते हैं अवधेश जी। अजय जी, मैं अवधेश कुमार हूँ, पत्रकार। पहले तो मैं कांग्रेस में आपके जैसे संघर्षशील, बार बार पुलिस से संघर्ष करने वाले नेता को देख के मुझे हर्ष होता है, क्योंकि राजनीति में ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए। आपका अभिवादन भी करता हूँ। धन्यवाद। लेकिन मेरे बहुत छोटे छोटे एक दो सवाल एक साथ उत्तर दे दीजिएगा। आपने कहा कि कांग्रेस ही हर जगह संघर्ष कर रही है जी, लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे दिखाई देता है कि कांग्रेस अपने आप से भी ज्यादा संघर्ष कर रही है, बाहर की बजाय। वो दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है, पंजाब में भी दिखाई दे रहा है, राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ कांग्रेस अपने लिए संघर्ष करती हुई देश में कैसे क्यों नहीं दिख रही है? एक छोटा छोटा और दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही। आपने खुद ही कहा 47 से लेकर के और बीच के 67 का 1967 छोड़ दे तो लगभग 89 तक आपका शासन रहा। तो ये 32 साल से आप बार बार कर रहे हैं, 32 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां चली गई, क्या स्थिति है? और तीसरी बात जो रीवा ने बार बार आपसे सवाल किया है, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं लेकिन राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। आपका पंजाब और उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो वहां भी 40% की घोषणा प्रियंका जी दिल्ली से करवा सकती हैं क्या? इसकी बात आपकी कभी हुई है? देखिए, 3 सवाल आपके आए हैं। जो आपने कहा कांग्रेस लोकतंत्रात्मक पार्टी है। कांग्रेस लोगों के दिल में है, विश्वास में है, भरोसे में है। कांग्रेस किसान, नौजवान, गरीब की पार्टी है, नीति बनाने पर भरोसा रखती है, उसकी नीयत साफ है। जो आपने कहा कि अपने से भी संघर्ष कर रही है, दूसरे लोगों से भी संघर्ष कर रही है, तो ये पार्टी का लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सिर्फ आपको ये कांग्रेस पार्टी में ही मिलेगा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के विचारों से, न कि कांग्रेस पार्टी से, नेताओं के विचारों से सहमति असहमति व्यक्त करते हैं, दूसरे किसी दल में आपको नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस की खूबसूरती है, लोकतंत्रात्मक पद्धति की एक पहचान है। दूसरा सवाल जो आपने किया, दूसरा सवाल आपका क्या था भाई साहब? 32 साल से कांग्रेस में नहीं है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं की, जाति की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने बेजुबानों की राजनीति की, कांग्रेस ने मजदूरों की बात की, कांग्रेस ने किसानों की बात की, कांग्रेस ने गरीबों की बात की। और वो भी समय अब टूट रहा है। जाति और धर्म की राजनीति भी अब खत्म होगी और निश्चित तौर से नया सवेरा आएगा। और इसी 2022 में फिर हम आपसे मिलेंगे और 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। तीसरी बात जो आपने की, 40% महिलाओं की बात। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने निर्णय लिया है और वो लागू कर रही हैं, प्रतिज्ञा ले रही हैं। 40% उत्तर प्रदेश में वो टिकटों में महिलाओं को हिस्सा देने जा रही हैं। चलते चलते अजय जी बस ये आंकड़ा बता दीजिए, कितनी सीटें आपकी कांग्रेस पार्टी जीत कर आने वाली है इस चुनाव में? जी, कितनी सीटें जीत कर आने वाली हैं आपकी पार्टी? देखिए, मैं तो अब आपके सवाल से एक सवाल और कर देता हूं, क्षमा करिएगा। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, वो कहती है 350 सीट हम प्राप्त कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी कहती है 400 सीट प्राप्त कर रहे हैं। भैया, उत्तर प्रदेश में तो 403 विधानसभा है। अब तो हम लोगों को राष्ट्रपति के यहाँ जाना पड़ेगा कि भैया सीट बढ़ाइए, नहीं तो यही 2 लोग पाने वाले हैं। मैं समझता हूं ये झूठा और भ्रमित करने वाली बात नहीं होनी चाहिए।
जो जनता के बीच में काम करेगा, जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष करेगा, वही जनता के दिलों पर राज करेगा। और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में बदलाव की आंधी है, जिसका नाम प्रियंका गांधी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाती है। अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? मुझे यहाँ पर ये सेशंस खत्म करना होगा, क्योंकि मैम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ में पाबंदी है और हमारे एक लास्ट क्वेश्चन। सॉरी, आप अगले सेशन भाई साहब को पूछ लेने दीजिए, जाने दीजिए, एक मौका दे ही दीजिए जी। अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो आपका मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस ने प्रतिज्ञा ली है, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सीधे सवाल का सीधा जवाब दे में धान और गेहूं खरीदेंगे, 400 रुपया गन्ना किसान को सीधे देंगे, सवाल का सीधा जवाब दे 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जो संविदा और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले हैं विनियमितीकरण करेंगे, इंटर पास लड़कियों को एंड्रॉइड फोन देंगे, कौन होगा? ग्रेजुएट पास लड़कियों को स्कूटी देंगे, बसों में यातायात महिलाओं की फ्री होगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी, आपने गोलमोल जो यहाँ पर जलेबी बनाई है वो सबको बहुत अच्छी लगी। आपसे बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाबंदी है, अगले सेशन की शुरुआत होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। बहुत शुक्रिया रीमा पाराशर का, बहुत शुक्रिया ये संचालन करने के लिए। मैं अनुरोध करूंगा डीजी दूरदर्शन श्री मयंक अग्रवाल जी से कृपया मंच पर आएं और श्री अजय लल्लू जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मित्रों, हमारे इस डीडी कॉन्क्लेव के मीडिया पार्टनर हैं दैनिक जागरण, और इस सत्र के जो प्रायोजक हैं वो इस प्रकार से हैं: जल जीवन मिशन, हर घर जल, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नमामि गंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम हर पल आपके साथ, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जाइजिंग पॉसिबिलिटीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल द एनर्जी ऑफ इंडिया, बायजूस क्लासेस विद 2 टीचर एडवांटेज, मैसूर सैंडल सोप, 100% चंदन तेल युक्त एकमात्र साबुन, भारतीय स्टेट बैंक, मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, नाबार्ड और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद।